हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत। तो इस पाठ के पिछले भागों में हमने समझा था कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं। इसके अलावा हमने ऊर्जा के कुछ गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा के बारे में चर्चा की थी। अब इस भाग में हम ऊर्जा के कुछ और गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम ले रहे हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा का क्या मतलब है कि हमें नाभिकों के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होगी। किसी भी परमाणु का जो नाभिक है उसके द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो नाभिकों का विखंडन हो सकता है या नाभिकों का संलयन हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की। तो नाम से हमें स्पष्ट हो रहा है नाभिकीय विखंडन में क्या होगा, नाभिक टूट जाएंगे, विखंडित हो जाएंगे। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु, जैसे कि कौन कौन से परमाणु ले सकते हैं हम, यूरेनियम का, प्लूटोनियम का या थोरियम का, ऐसे जो भारी परमाणु हैं उस पर हम क्या करते हैं, निम्न ऊर्जा के न्यूट्रॉन से बमबारी करते हैं। निम्न ऊर्जा के जो न्यूट्रॉन हैं उसकी बौछार उस पर की जाती है, जिससे कि क्या होगा, ये हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो यही अभिक्रिया हम क्या कह रहे हैं, इसे नाभिकीय विखंडन कह रहे हैं। जब हमने क्या किया, कोई भी भारी परमाणु जो है उस पर हमने न्यूट्रॉन की बौछार की, न्यूट्रॉन की बमबारी की, और क्या होगा उससे, जब हम न्यूट्रॉन उस पर गिरा रहे हैं तो वो जो भारी नाभिक है वो हल्के नाभिकों में टूट जाएगा। तो यही अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। देखिए, जब भी ऐसा किया जाता है तो इस अभिक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। बहुत ही अधिक मात्रा में इसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यह तब होता है जब मूल नाभिक का द्रव्यमान, जो मूल नाभिक हमने लिया है उसका द्रव्यमान व्यष्टिगत उत्पादों के द्रव्यमानों के योग से कुछ ही अधिक होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने मूल नाभिक लिया है उससे जो उत्पाद बनेंगे तो उन उत्पादों का जो योग होगा द्रव्यमानों का, वो मूल नाभिक से क्या होगा, थोड़ा सा कम होता है। यानी कि मूल नाभिक का जो द्रव्यमान है वो उत्पादों के द्रव्यमानों के योग से थोड़ा ही अधिक होता है। तो हमने क्या किया है, इस अभिक्रिया में भारी नाभिक के ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार की है और उसे हल्के नाभिकों में तोड़ दिया है। तो इस अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, देखिए, जब हम यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन अभिक्रिया को करते हैं, हमने क्या किया है, यूरेनियम के परमाणु को विखंडित किया है। तो इस अभिक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होती है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि इस अभिक्रिया में कितनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि यदि हम कोयले के किसी कार्बन परमाणु का दहन करेंगे तो जो ऊर्जा हमें प्राप्त होगी वो बहुत ही कम होगी, लेकिन जब हम यूरेनियम के एक परमाणु का विखंडन करेंगे तो ऊर्जा की मात्रा जो उत्पन्न होगी वो बहुत ही अधिक होगी। नाभिकीय संयंत्रों में इस प्रकार के नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का एक भाग है। देखिए, यहाँ पर जो हम यूरेनियम या थोरियम जो ऐसे भारी नाभिक ले रहे हैं, ये क्या है, यहाँ पर नाभिकीय ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि इन्हीं का ही क्या होगा, दहन होगा। तो यहाँ पर ये ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का एक भाग है। देखिए, इसको समझते हैं। स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया हम क्यों कह रहे हैं कि जब ये विखंडन की प्रक्रिया एक बार चालू की जाती है तो एक श्रृंखला के रूप में ये चलती रहती है, रुकती नहीं है। तब तक नहीं रुकेगी जब तक जो नाभिकीय ईंधन है वो पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। अब स्वपोषी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब यूरेनियम के एक परमाणु का, एक नाभिक का विखंडन होगा तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी। साथ ही साथ इसमें 3 न्यूट्रॉन भी बाहर निकलते हैं। तो ये न्यूट्रॉन क्या करेंगे, यूरेनियम के अन्य नाभिक को विखंडित करेंगे। तो इस तरह से ये अभिक्रिया चलती रहती है। और स्वपोषित हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हमने एक बार इस अभिक्रिया को चालू कर दिया तो ये अपने आप ही लगातार चलती रहती है। कब तक चलेगी, जब तक कि जो नाभिकीय ईंधन है वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। यानी कि जितना यूरेनियम हमने इस अभिक्रिया में काम में लिया है वो पूरा समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक ये विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया चलती रहेगी। तो इसीलिए हम क्या कहने से स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया कह रहे हैं।
जिसमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस अभिक्रिया में लगातार एक नियंत्रित दर पर अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है और इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सकता है। भाप के द्वारा टरबाइन घुमाए जाते हैं और उससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इस नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसका उपयोग हम विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि जब बहुत अधिक मात्रा में इससे ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसी का ही उपयोग क्यों नहीं करते हैं, हम ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों के बारे में क्यों खोज कर रहे हैं। तो देखिए, जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है इसके साथ में कुछ समस्याएं भी जुड़ी हुई है। देखिए, नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों की प्रमुख समस्या क्या है कि पूर्णतः उपयोग होने के पश्चात शेष बचे नाभिकीय ईंधन का भंडारण तथा निपटारा करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि शेष बचे ईंधन का यूरेनियम हानिकारक कणों के रूप में शहित होता है। क्या होता है यहाँ पर, जो भी हमने विखंडन अभिक्रिया प्रारंभ की है और जो शेष ईंधन बच गया है उसका भंडारण और निपटारा करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जब ईंधन उपयोग में आ गया है उसके बाद भी जो यूरेनियम बचा है वो हानिकारक विकिरणें शहित करता है, हानिकारक विकिरणें उत्सर्जित करता है और इसीलिए पर्यावरण प्रदूषित होता है, क्योंकि विकिरणों का यहाँ पर उत्सर्जन होता है। यदि नाभिकीय अपशिष्टों का भंडारण तथा निपटारा उचित प्रकार से नहीं होता है तो इससे पर्यावरण संदूषित हो सकता है। बहुत हानिकारक विकिरणें इससे निकलती है जो जीवों पर और मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। इसीलिए इन नाभिकीय अपशिष्टों का भंडारण और निपटारा करना भी बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ साथ नाभिकीय विकिरणों के आकस्मिक रिसाव का खतरा भी बना रहता है। ये जो नाभिकीय संयंत्र है यहाँ से नाभिकीय विकिरणों के रिसाव का खतरा भी हमेशा बना रहता है, तो इससे भी पर्यावरण संदूषित होता है। और भी कई समस्याएं हैं, जैसे कि नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के प्रतिष्ठापन की अत्यधिक लागत। ये संयंत्र स्थापित करने के लिए बहुत अधिक धन खर्च करना होता है, इनकी लागत बहुत अधिक होती है। इसी के साथ साथ पर्यावरण संदूषण का प्रबल खतरा, अभी हमने बात की कि हानिकारक विकिरण इनसे उत्सर्जित होते रहते हैं, तथा यूरेनियम की सीमित उपलब्धता वृहत स्तर पर नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग को निषेधक बना देते हैं। जो यूरेनियम हम इस अभिक्रिया में काम में ले रहे हैं ये भी सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, तो इसीलिए जो नाभिकीय ऊर्जा है इसका उपयोग थोड़ा कम किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे इसके पर्यावरण पर दुष्प्रभाव हैं। साथ ही साथ इन संयंत्रों को स्थापित करने की लागत भी बहुत अधिक होती है, यूरेनियम की उपलब्धता भी कम होती है, तो इसीलिए नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग कम मात्रा में किया जाता है। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के निर्माण से पूर्व नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग पहले विनाश के लिए किया गया था। आपने सुना होगा परमाणु बम के बारे में, तो ये भी क्या है, नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होते हैं। तो जब हम नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों का उपयोग कर रहे थे उससे पहले ही इसका उपयोग किस कार्य के लिए कर लिया गया था, विनाश के लिए कर लिया गया था। नाभिकीय बम जो है वो बनाए गए थे। तो किसी नाभिकीय हथियार में होने वाली श्रृंखला विखंडन अभिक्रिया का मूल सिद्धांत नियंत्रित नाभिकीय रिएक्टर के सिद्धांत के समान है, यानी कि दोनों का मूल सिद्धांत क्या है, समान है। दोनों में ही क्या होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चलती रहती है। अभी हमने बात की थी नाभिकीय रिएक्टर की, तो उसमें भी क्या हो रहा था, एक बार जब हमने ये अभिक्रिया चालू कर दी, विखंडन अभिक्रिया स्टार्ट कर दी, तो ये लगातार चलती रहती है और यही अभिक्रिया नाभिकीय हथियार में भी होती थी। लेकिन अंतर क्या था इनमें, दोनों प्रकार की युक्तियों का निर्माण एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होता है। अलग अलग जो निर्माण संयंत्र है वो इनके अलग अलग होते हैं, इसी के साथ इनका उपयोग भी अलग है। नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग हम ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं, जबकि नाभिकीय हथियार का उपयोग विनाश कार्यों के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नाभिकीय संलयन की। अभी हमने नाभिकीय विखंडन देखा, जिसमें क्या कर रहे थे, हम एक भारी नाभिक को न्यूट्रॉन की बौछार करके हल्के नाभिकों में तोड़ रहे थे। लेकिन जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है वो इससे एकदम विपरीत होती है। नाम से पता चल रहा है क्या होगा, नाभिकों का संलयन होगा, नाभिक जुड़ जाएंगे। तो देखिए आजकल के सभी व्यापारिक नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित हैं। अभी जो भी नाभिकीय रिएक्टर कार्यरत हैं
वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित हैं, परंतु नाभिकीय संलयन के द्वारा भी नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, प्रौद्योगिकी उन्नत होती जा रही है, तो वैज्ञानिक ये भी प्रयास कर रहे हैं कि नाभिकीय संलयन के द्वारा भी नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न की जा सके, क्योंकि नाभिकीय संलयन के द्वारा भी बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब देखिए, संलयन का क्या अर्थ है? दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाना। हमें पता है ये बात। तो संलयन का मतलब क्या है? दो चीजें जुड़ जाएगी और अधिक भारी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम यही बात कर रहे हैं कि दो हल्के नाभिकों को जोड़ा जाता है और एक भारी नाभिक का निर्माण किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं, जिसमें सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है। देखिए, जो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं उनको जोड़ा जाएगा और किसका निर्माण किया जाता है? यहाँ पर हीलियम का निर्माण किया जाता है। दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है, हाइड्रोजन के समस्थानिक भी जुड़ सकते हैं और ये भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो जो हाइड्रोजन बम है वो ताप नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित होता है। ये संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। और ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया के लिए बहुत ही उच्च ताप की आवश्यकता होती है। देखिए, क्या होता है हाइड्रोजन बम में? हाइड्रोजन बम के क्रोड में यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय बम को रख देते हैं क्रोड में, यानी कि हाइड्रोजन बम के मध्य के भाग में हम क्या कर देंगे? नाभिकीय विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय बम को रख देंगे। तो ये किसका बना हुआ हो सकता है? यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम का हो सकता है। फिर क्या करेंगे? ये जो नाभिकीय बम है ये ऐसे पदार्थ में अंतःस्थापित किया जाता है जिसमें ड्यूटेरियम तथा लिथियम होते हैं। जो हल्के नाभिक हैं वो होते हैं और उसके मध्य के अंदर उसे जो नाभिकीय बम है उसे अंतःस्थापित कर दिया जाता है। बाहर की तरफ कौन सा पदार्थ होगा? जिसमें ड्यूटेरियम तथा लिथियम होंगे, जिनमें क्या है? हल्के नाभिक हैं। अब क्या किया जाता है? जब इस नाभिकीय बम को अधिविस्फोटित किया जाता है, जब इसमें विस्फोट किया जाता है, तो इस पदार्थ का ताप कुछ ही माइक्रोसेकंड में 10⁻7 केल्विन तक बढ़ जाता है। बहुत ही अधिक उच्च ताप यहाँ पर हो जाता है और इस अति उच्च ताप पर हल्के नाभिकों को संलयित होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अति विशाल परिमाण की ऊर्जा मुक्त होती है। दो हल्के नाभिक संलयित हो गए हैं, क्योंकि जब ताप बहुत ही अधिक हो गया है तो इस उच्च ताप के कारण ही जो हल्के नाभिक हैं उनको संलयित होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा यहाँ पर मिल जाती है और हल्के नाभिक संलयित होकर भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं और इसी कारण इसमें विशाल परिमाण की ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बम कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम पर्यावरण विषयक सरोकार, यानी कि जब भी हम किसी ऊर्जा स्रोत का चयन कर रहे हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उस ऊर्जा स्रोत का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसी के साथ साथ हमें उस ऊर्जा स्रोत से कितनी अधिक दक्षता से ऊर्जा प्राप्त हो रही है या फिर हमारा इसमें लागत कितनी लग रही है। तो ऐसे कुछ कारक हैं जिनका हम ऊर्जा के स्रोत को चयन करते समय ध्यान रखते हैं। तो देखिए, उस ऊर्जा स्रोत से हमें ऊर्जा प्राप्त करने में कितनी सरलता है, इस बात का भी हम ध्यान रखते हैं कि जो भी ऊर्जा स्रोत हम काम में ले रहे हैं उससे हम कितनी आसानी से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में मितव्ययता, यानी कि जब भी हम किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर रहे हैं तो हमारा खर्च उसमें कितना हो रहा है। यदि हम जिस ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर रहे हैं उसकी लागत अधिक है और उस अनुपात में हमें उससे ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही है, उतना लाभ नहीं हो रहा है, तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस ऊर्जा स्रोत से हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं वो कितना मितव्ययी है, यानी कि कम खर्चीला है। आगे है उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता, यानी कि प्रौद्योगिकी उस ऊर्जा स्रोत के लिए कितनी उन्नत है और कितनी अधिक दक्षता से हम उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, हम यहाँ पर बात करें पवन ऊर्जा की, तो पुराने समय में उसका उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? चक्कियों को चलाने के लिए या फिर कुएं से पानी निकालने के लिए। लेकिन जैसे जैसे टेक्निक्स आ गई है, नई नई तकनीकी का विकास हो गया है, तो अब उसका उपयोग विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। तो जब भी हम किसी ऊर्जा स्रोत का चयन कर रहे हैं
तो हमें ये भी देखना है कि इसके उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी कितनी विकसित हुई है। नेक्स्ट है उस ऊर्जा स्रोत को उपयोग करने से पर्यावरण को होने वाली क्षति, कि हम जिस ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर रहे हैं उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या वो पर्यावरण को अधिक हानि पहुंचा रहा है या फिर ये एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं CNG की। क्या है इसका पूरा नाम? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे हम क्या मानते हैं? स्वच्छ ईंधन मानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि कौन सा जो ईंधन है या कौन सा ऊर्जा का स्रोत है वो दूसरे की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। ये तो हम मानते हैं कि जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो पर्यावरण को कुछ ना कुछ क्षति तो पहुंचाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक तुलना कर सकते हैं कि कौन से ऊर्जा स्रोत पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं और कौन से कम नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसी के आधार पर हम अपने ऊर्जा स्रोत का चयन करें। देखिए, जीवाश्मी ईंधन को जलाने से वायु प्रदूषित होती है। हम ये मानते हैं कि जब जीवाश्मी ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम आदि को जलाते हैं तो वायु का प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं आदि इससे निकलते हैं। और यदि हम बात करें सौर सेल की, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सौर सेल जैसी जो युक्तियाँ हैं इनका वास्तविक प्रचालन प्रदूषण मुक्त हो सकता है। जब हम सौर सेल का उपयोग कर रहे हैं तो इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, जनरली हम ऐसा विचार करते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस युक्ति के संयोजन में कोई ना कोई पर्यावरणीय क्षति हुई हो। जब हम ये सौर सेल किसी स्थान पर लगा रहे हों तो वहाँ पर यदि घने वृक्ष होंगे तो हमें उन्हें काटना पड़ेगा, क्योंकि यदि वृक्ष होंगे तो जो सौर सेल हैं उन पर सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ पाएगी, तो इसीलिए उन वृक्षों की कटाई हुई होगी। तो ऐसा हो सकता है कि इन युक्तियों को भी जब हमने स्थापित किया हो तो भी पर्यावरण को कोई ना कोई क्षति हुई हो। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनसे पर्यावरण को कम से कम क्षति हो रही है। तो इस क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान हो रहे हैं और इस प्रकार की युक्तियों के निर्माण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जो अधिक समय तक कार्य कर सके और अपने समस्त कार्यकाल में कम से कम क्षति पर्यावरण को पहुंचाए। ऐसी नई नई तकनीकों की वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, ऐसे नए नए ऊर्जा स्रोतों की खोज कर रहे हैं जो अधिक लंबे समय तक कार्य करे, यानी कि उनसे हमें अधिक लंबे समय तक ऊर्जा प्राप्त होती रहे और अपने पूरे कार्यकाल में, यानी कि जब तक हम उसका उपयोग कर रहे हैं तब तक वो पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है। तो अलग अलग ऊर्जा स्रोतों की हमने बात की, इनमें से कुछ ऊर्जा स्रोत ऐसे हैं जो आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे, जबकि कुछ ऊर्जा स्रोत ऐसे हैं जो लंबे समय तक हमारे लिए उपलब्ध होते रहेंगे। तो देखिए, यदि हम बात करें जीवाश्मी ईंधन की, तो हम अधिक समय तक इन पर निर्भर नहीं रह सकते हैं क्योंकि इनके भंडार सीमित हैं। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो जीवाश्मी ईंधन है इनके निर्माण में लाखों वर्षों का समय लगता है, बहुत ही धीरे धीरे इनका निर्माण होता है और चूंकि इनके भंडार पृथ्वी पर सीमित मात्रा में हैं तो ये आने वाले समय में धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार के स्रोत जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊर्जा के समाप्य स्रोत अथवा अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। क्योंकि ये समाप्त हो जाएंगे इसलिए क्या कह रहे हैं? इन्हें समाप्य स्रोत कह रहे हैं और इनकी जल्दी से पुनः पूर्ति नहीं होती है, वापस से ये उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसीलिए क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। लेकिन यदि मान लीजिए हम लकड़ी को जलाने के लिए उपयोग में ले रहे हैं और वृक्षों को हम वापस से क्या कर रहे हैं? प्रतिस्थापित कर रहे हैं। लकड़ी हम काट कर उपयोग में ले रहे हैं लेकिन हम उसी अनुपात में वृक्ष भी वापस से लगा रहे हैं। तो जैव मात्रा का प्रबंधन यदि हम उचित प्रकार से करते रहेंगे तो हम किसी निश्चित दर पर ऊर्जा की नियत आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। तो हमें लकड़ी हमेशा उपलब्ध होती रहेगी। क्या कर रहे हैं? हम वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, उनसे लकड़ी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम उसी अनुपात में वृक्षारोपण भी कर रहे हैं, तो हमें निश्चित दर पर नियत मात्रा में ऊर्जा हमेशा प्राप्त इनसे होती रहेगी। तो ऐसे जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं जिनका पुनर्जनन हो सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तो ऐसे स्रोत कभी समाप्त नहीं होंगे यदि हम उनको पुनर्स्थापित करते रहेंगे। तो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में
नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध है। ऐसी बहुत सारी ऊर्जा है जो कैसी है, नवीकरणीय है। यह ऊर्जा की संतत अथवा आवर्ती धाराओं के रूप में या फिर भूमिगत भंडारों में इतनी विशाल मात्रा में संचित है कि इन भंडारों के खाली होने की दर व्यवहारिक दृष्टि से नगण्य है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये जो ऊर्जा है इनके भंडार हमारे पास में बहुत सारे हैं, बहुत अधिक मात्रा में संचित है, तो इसलिए इनके खाली होने की दर एकदम नगण्य है। यदि हम सौर ऊर्जा का उपयोग लगातार करते रहें तो भी ये समाप्त नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं। तो बच्चों, इस पार्ट में हमने पढ़ा कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं। इसी के साथ साथ ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोतों के बारे में भी हमने चर्चा की। और यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं हम इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न हमें दिया गया है कि नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है। देखिए, इसमें हमने पढ़ा कि जो नाभिकीय ऊर्जा है वो बहुत अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होती है, चाहे वो नाभिकीय संलयन हो या नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया हो, और इस ऊर्जा का उपयोग हम विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम इसमें कि प्रति इकाई द्रव्यमान की बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इकाई द्रव्यमान से भी हमें बहुत अधिक मात्रा में इससे ऊर्जा मिलती है। इस नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भाप के द्वारा टरबाइन चलाए जाते हैं और विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो जो नाभिकीय ऊर्जा है उसका भी बहुत अधिक महत्व है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे पूछा है, क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो देखिए, कोई भी जो ऊर्जा स्रोत है वो पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त नहीं होता है। चाहे उसके निर्माण में या उसकी स्थापना में कहीं ना कहीं पर्यावरण को कुछ ना कुछ हानि तो होती ही है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि ऊर्जा का कोई स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है। प्रत्येक ऊर्जा स्रोत कुछ ना कुछ प्रदूषण अवश्य करता है। उदाहरण के लिए हम बात करें यहाँ पर सौर ऊर्जा की, तो हम मानते हैं कि सौर ऊर्जा प्रदूषण रहित है, लेकिन इसके निर्माण पर अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ पर्यावरण की क्षति अवश्य होती है। सौर उपकरण बनाने में या सौर सेल बनाने में, इन सौर सेलों की स्थापना करने में पर्यावरण को कुछ न कुछ क्षति अवश्य होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का कोई भी स्रोत पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता रहा है, क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा है कि क्या जो रॉकेट ईंधन के रूप में हम हाइड्रोजन का उपयोग कर रहे हैं वो सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन है अथवा नहीं है, क्या हम सीएनजी के स्थान पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन तो माना जा सकता है क्योंकि इसके जलने से जलवाष्प उत्पन्न होती है जो प्रदूषण नहीं करती है, जबकि हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं आदि उत्पन्न होते हैं जिससे प्रदूषण होता है। तो हम यहाँ पर ये तो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, एक स्वच्छ ईंधन है, लेकिन हाइड्रोजन की विस्फोटक प्रवृत्ति के कारण इसका भंडारण और परिवहन मुश्किल है, अतः इसे सीएनजी के स्थान पर प्रयोग करना खतरनाक होगा। देखिए, जो हाइड्रोजन है इसकी प्रकृति कैसी है, विस्फोटक प्रकृति है, और इसीलिए इसका भंडारण और परिवहन करना सुरक्षित नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसे सीएनजी के स्थान पर प्रयोग करना खतरनाक होगा। तो हम इसकी तुलना तो सीएनजी से कर सकते हैं, ये एक स्वच्छ ईंधन तो है, लेकिन हम सीएनजी के स्थान पर इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। क्या पूछा है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में, और अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे ऊर्जा स्रोत हैं जो नवीकरणीय हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ये सब क्या है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। तो ऊर्जा अपने इन रूपों में निरंतर हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, ये लगातार हमें उपलब्ध हो रही है। सौर ऊर्जा विशाल मात्रा में उपलब्ध है और इन ऊर्जा स्रोतों को समाप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनकी आपूर्ति बहुत ही विशाल है, बहुत ही अधिक मात्रा में ही हमें उपलब्ध हो रही है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत
कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप समाप्य मानते हैं, अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। तो देखिए यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम जो जीवाश्मी ईंधन है, ये कैसे हैं, ये समाप्य ऊर्जा स्रोत हैं जो क्या होंगे, आने वाले भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे समाप्त? क्योंकि ये ईंधन लाखों वर्षों पहले प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा बने थे और इनके भंडार पृथ्वी पर सीमित मात्रा में हैं। यदि हम इनका उपयोग वर्तमान दर से ही किए जाएंगे, अधिक मात्रा में किए जाएंगे, तो ये भंडार जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इन्हें ऊर्जा के समाप्य स्रोत कह रहे हैं। कौन से हो जाएंगे? कोयला और पेट्रोलियम। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।